आज 8th लेक्चर है। ठीक है, 8th लेक्चर आज। तो फिर ये आपकी सेकंड लास्ट क्लास नहीं है? वो उन्होंने उस पर लिखा हुआ था ना आपके टाइम टेबल पे, सेकंड लास्ट क्लास। वो मैं इससे बात कर लूंगा। ये आपकी थर्ड लास्ट क्लास है। इसके बाद आपकी सेकंड लास्ट क्लास होगी, ठीक है। 8th लेक्चर है, तो 8th लेक्चर में हम, अब मुझे याद नहीं है कि कितने टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं। एक तो पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ है। हम्म, फरहान, ये हेड ऑफ स्टेट इज आल्सो मीन व्हेन दे कमिट जेनोसाइड एंड लाइक अदर क्राइम्स। फरहान, ये हम जब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पढ़ेंगे, हमारा लास्ट लेक्चर उसमें होगा, तो हम उस चीज़ को उधर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हम जब ह्यूमन राइट्स के क्राइम पढ़ेंगे इस बारे में, जेनोसाइड वगैरह, जो आईसीसी में भी हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। आज मेरा जो पिछली क्लास थी उससे ये लेक्चर था, तो उधर इन चीज़ों को देख लेंगे। अच्छा, फिर ऐसा है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ आज हमारा एक टॉपिक हो जाएगा। नौ नाइन्थ में टॉपिक ट्रीटीज हो जाएगा। और मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि आपका 10th टॉपिक में दूसरी क्लास को कौन सा चल है। और हारून, पेस बिल्कुल कम नहीं हो सकती, लास्ट 2 क्लासेस से काफ़ी स्पीड में है। देखें, बच्चे ज़्यादा पढ़ना है अगर मुझसे, तो फिर आपको पेस पकड़नी पड़ेगी, और अगर स्लो पढ़ाऊंगा तो फिर काफ़ी चीज़ें आपकी मिस भी हो सकती हैं जो आपने खुद करनी होंगी। तो इट्स बेटर कि आप लोग पेस पकड़ें और हम उसको होना चाहिए। अब बस अभी आपको पता लग जाएगा, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूंगा कि क्यों मैंने इंट्रोडक्शन शुरू में नहीं पढ़ाया। ठीक हो गया? देर आर सर्टन रीजन जिस वजह से मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मुझे शॉर्ट नोट्स जरा बता दें ताकि मैं देख लूँ मैं आपको कौन सा एक और बैच पढ़ाऊँ साथ। शॉर्ट नोट्स मैंने आपको कौन कौन से पढ़ाए हुए हैं? फिजा, अगर आपके पास है लिस्ट तो जल्दी से मुझे मैसेज कर दें प्लीज, अगर मैं देख लूँ कि मैं आपको कौन कौन से टॉपिक करवा दूँ। शॉर्ट नोट्स आपको कौन कौन से करवाए हुए हैं? हाँ, चेक करके बता दें, तब तक मैं भी चेक करूँ कि आपको 8th क्लास में ये पढ़ा दूंगा, इंट्रोडक्शन। और स्टेट टेरिटरी पढ़ा हुआ है एक्स्ट्रा क्लास? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा क्लास ना, बिल्कुल इतना टाइम ही नहीं है। 10th क्लासेस भी शुक्र कर लें, बड़ी मुश्किल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पायरेसी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टाइम हुआ तो फिर हमको ये कर लेंगे। आज हमारी मेरी कोशिश होगी कि 2 टॉपिक्स आपको एटलीस्ट करा दूं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है, लिखिए इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ। फिर देखते हैं, मैं ब्रेक में जरा चेक कर लूंगा मैंने दूसरी क्लासेस को क्या कुछ पढ़ाया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, फिजा स्टेट सक्सेशन मैंने नहीं कराया हुआ, लेकिन चलें आगे चलते हैं जी। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, फर्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं मेन। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ जो है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर साल इस क्वेश्चन में से, इस टॉपिक में से आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तीनों में से कभी एक आ जाते हैं, कभी दोनों 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई साल ऐसा हुआ है कि उसने 2 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक में से दे दिए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 3 मेन वो हैं, हेडिंग्स हैं। 3 मेन जो हैं इसकी, समझ लें जिनमें से 3 डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हम आगे जाएंगे तो एक डेफिनेशन से रिलेवेंट है, एक नेचर से, और एक बेसिस से रिलेवेंट है। तो इन 3 टॉपिक में से डेफिनेशन, नेचर और बेसिस में से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, और वो इन तीनों में से कभी एक कभी 2 क्वेश्चन दे देता है। सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन जो आता होता है। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ से जो क्वेश्चन आता होता है वो नॉर्मली इस तरह होता है कि आपको इंटरनेशनल लॉ की कोई डेफिनेशन दे देता है, और फिर आपको वो जो है डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन देकर आपको कहता है कि इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करें, और क्रिटिसाइज करने के बाद वो आपसे कहता है कि आप क्या समझते हैं कि विच इज वैलिड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो आपने उन डेफिनेशंस को क्रिटिसाइज करने के बाद एक वैलिड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ देनी होती है। प्लस वो इसके साथ एक और शॉर्ट सी एक हेडिंग ऐड कर देते हैं। वो मैं जब क्वेश्चन के एंड में 3-4 हेडिंग्स है वो मैं आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी, वो आपको साथ लिखना होता है। तो सबसे पहले आते हैं जी क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इससे पहले जरा एक चीज लिख लें, और ये फिजा नोट्स में भी मेंशन कर दीजिएगा। जो इंटरनेशनल लॉ नाम है इस सब्जेक्ट का,
वो फर्स्ट टाइम यूज किया था जर्मी बैंथम ने, JERMY, जर्मी, BENTHAM, बैंथम, इन 1780। फर्स्ट टाइम इसको इंटरनेशनल लॉ का जो नाम दिया था वो जर्मी बैंथम ने दिया था 1780 में। एमसीक्यू के लिए ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है? ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ अपने पास साइड पे लिखना है एमसीक्यू के लिए। अच्छा, अब डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है, ये जरा एक डेफिनेशन लिख लें और यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लें डेफिनेशन। एक पेपर में वो इस तरह एक डेफिनेशन देगा, वो जरा डेफिनेशन आप लिखें। लिखें लॉ ऑफ नेशंस, लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ। जो लोग स्लो हुए हैं काफी, वो उनको फिजा बाद में नोट सबको सेंड कर देती है, इन्होंने मुझे बताया उस दिन चैट पे, ये कहा था कि मैं सबको करती होती हूँ सेंड, तो वो वहां से भी देख सकते हैं अगर कोई किसी का कुछ रह जाए। लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर, is the name for the body of customary and treaty rules, customary and treaty rules, which are considered, which are considered legally binding, which are considered legally binding by civilized states, by civilized states in their intercourse with each other, in their intercourse with each other। ये डेफिनेशन ओपनहेम की है, OPPENHEIM, ओपनहेम की डेफिनेशन। अच्छा, वो आपको पेपर में इस तरह एक डेफिनेशन दे देगा और आपको कहेगा जी इस पे क्रिटिसिज्म करें। पहली बात, आपने क्रिटिसिज्म करना होगा। फिर आपको कहेगा आपके अकॉर्डिंग विच इज द वैलिड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल, आपने उसको डेफिनेशन को देना होगा और फिर उसको एक्सप्लेन करना होगा। अब आप इस डेफिनेशन में जरा अंडरलाइन कर लें। पहला अंडरलाइन या पहला पॉइंट जो उसमें से निकलता है वो है बॉडी ऑफ रूल्स। देखिए कस्टमरी एंड ट्रीटी के आगे लिखा हुआ रूल्स, तो ये एक पॉइंट है बॉडी ऑफ रूल्स, ये पहला पॉइंट आपका। सेकंड है कस्टमरी एंड ट्रीटी, सेकंड अंडरलाइन आपका ये बन गया। और तीसरा अंडरलाइन कर लें स्टेट्स को। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के अक्सर माइंड में कि जी इंटरनेशनल लॉ की नंबर ऑफ डेफिनेशंस हैं, हंड्रेड्स डेफिनेशन समझ लें लेट से, तो कोई भी वो डेफिनेशन उठा के दे देगा तो हम कैसे उसको क्रिटिसाइज करेंगे? ठीक है, हमें तो नहीं, हर एक डेफिनेशन को हम नहीं पढ़ सकते, तो डोंट वरी, उसके ऊपर आपने कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो डेफिनेशन जो आपको पेपर में देगा, आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन मैं भी आपको 4 पॉइंट्स लिखवाऊंगा और वो 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। अगर तो आपको वो 4 पॉइंट्स सही तरह समझ आ जाते हैं, तो कोई भी आपको डेफिनेशन है वो देगा, आपने उन 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक हो गया? और आप कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो जरा 4 पॉइंट्स पहले लिख लें। 4 पॉइंट्स लिख लें। नंबर 1, इट डज नॉट इंक्लूड organizations, it does not include organizations as a subject of international law. It does not include organizations as a subject of international law. Second, it does not include it does not include individuals as a subject of international law. It does not include individuals as a subject of international law.
थर्ड, it does not include third source of international law. सेकंड पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं, it does not include individuals, it does not include individuals as a subject of international law. अच्छा, इस टॉपिक को समझना, इस साल के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड, सेकंड में रिपीट कर दिया। थर्ड, it does not include third source of international law, that is mean I dot E dot, that is, आपको पता है थर्ड सोर्स कौन सा है, लेकिन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ recognized by civilized nations, general principles of law recognized by civilized nations. Fourth, it is not body of rules only. It is not body of rules only, because it gives static meanings, because it gives, ये जो मैंने लिखा है ना, it is not body of rules only, ये जो body of rules है इसको inverted comma में करना, it is not body of rules, so body of rules को inverted comma में करना, only because it gives static meanings to international law, it gives static meanings to international law. In fact, international law is dynamic in nature. In fact, international law is dynamic in nature. अच्छा जी, अब मैं एक, जैसा कि पहले कहा कि एक तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, नंबर 1। सेकंड, ये जो 4 पॉइंट्स हैं मैं आपको ये 4 पॉइंट्स डिटेल में समझा दूंगा, और इसके अलावा इसके बाद फिर हम प्रैक्टिस के तौर पे 2-3 डेफिनेशंस भी करवाऊंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप अगर ये 4 पॉइंट सही तरह समझ गए हैं तो आप किसी भी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तीसरी चीज, जो आज का लेक्चर है, जिस तरह अब्बास ने मुझसे क्वेश्चन किया था या किसने कि जी सर हम इंट्रोडक्शन आज क्यों पढ़ रहे हैं लास्ट क्लास में, तो अब्बास का क्वेश्चन था, तो वो भी आज बता दूंगा। ये जो आज का लेक्चर है, ये आज का लेक्चर में हर जगह पे आपने या तो किसी चीज की फेवर में बात करनी है या अगेंस्ट बात करनी है, ठीक हो गया। सो फेवर और अगेंस्ट दोनों के आर्गूमेंट्स अवेलेबल हैं, मैं किताब में भी अवेलेबल हैं, आप करंट एग्जाम्पल से भी दे सकते हैं, आप किसी भी पास लेक्चर से उठा के कोई भी जस्टिफिकेशन दे के, बस आपने अपने पॉइंट को सपोर्ट करना है, ये बात ध्यान में रखना है कि आप जिसके फेवर में बात कर रहे हैं आपने उस स्टैंस को सपोर्ट करना है। आज का लेक्चर ये है। सो इसमें जनरल डिस्कशन भी हो सकती है, मेरे अलावा मैं जो ना भी बताऊं आप उन चीजों को भी समझते हैं, आप उधर सपोर्ट करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा मटेरियल आपको किताब में अवेलेबल है, पहली चीज तो ये है। सो आज मैं आपको कोई भी चीज जब सपोर्ट करूंगा तो एक एक पॉइंट बता के एक एक चीज को सपोर्ट करता जाऊंगा, ठीक हो गया। क्योंकि मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझा देना कि कैसे आपने करना है, आपको एवेन्यू बता देना कि आपने कैसे करना है। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, आप अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को, मेरे पॉइंट्स को बताए हुए को, प्लस किताब में से भी पॉइंट्स उठाएंगे उनको, प्लस जो आप खुद माइंड में समझते हैं, पास लेक्चर्स में चीजें काफी ऐसी डिस्कस हुई, उनको डिस्कस करके अपने नोट्स को थोड़ा सा, जो कागज का पेट भरना होता है वो थोड़ा सा भरेंगे, नोट्स बनाएंगे आप, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं, जरा देखेंगे डेफिनेशन को। जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है सर, आपको वो पेपर में एक डेफिनेशन दे देगा, ठीक हो गया। सबका ध्यान जरा डेफिनेशन की तरफ प्लीज आ जाए। इस डेफिनेशन को वो कहेगा क्रिटिसाइज करें। अब मैं क्रिटिसाइज करने लगा हूं, समझ लें जरा कैसे। वो कहता है जी कि अगर ओपन एम की ये मैं डेफिनेशन पढ़ूं तो इसका मतलब ये बनता है कि इंटरनेशनल लॉ एक स्टैटिक लॉ है, स्टैटिक है, डायनामिक नहीं, स्टैटिक है, जो कि मुश्तमिल है 2 सोर्सेस पर, वो है कस्टम्स और ट्रीटी, और ये स्टेट्स के रिलेशंस को गवर्न करता है। सो ओपन एम की डेफिनेशन की उर्दू मीनिंग ये बन रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक स्टैटिक लॉ है, डायनामिक नहीं है, और जो
दो सोर्सेस पर मुश्तमिल है, वो हैं कस्टम्स और ट्रीटीज, और ये स्टेट्स के रिलेशंस को गवर्न करता है। अब हम ये प्रूव करेंगे ऐसा नहीं है, तभी तो ये क्रिटिसिज्म होगा। चार पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हैं उसमें से मैं पहला पॉइंट उठा रहा हूँ, इट डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और प्लीज ये चीज, बल्कि मैं आप लोगों को शायद सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम पढ़ चुके हैं, सेम ही, यस, कोई एक बता दे। उस क्लास के साथ हमने पढ़ा था सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यस, ग्रेट। तो आपके जहन में ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो आपके जहन में वो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल वाले आर्गुमेंट्स आज होने चाहिए। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक हो गया। मैंने आपको शायद बार बार उधर कह भी रहा था कि जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा फिर मैं इन डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में, इन टॉपिक को डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब देखिए जरा, जी जी, आई सेड, इतना मेमोरी मुझे है इंशाल्लाह। अच्छा मेरी, कि मुझे याद है मैंने स्टूडेंट्स को क्या कहा है। अब आ जाते हैं जी फर्स्ट पॉइंट पे जरा। फर्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशंस एज सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक हो गया। अब जरा देखें डेफिनेशन में, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, पूरा मसला मैं कह रहा हूँ, फिर कोई भी डेफिनेशन दे आपको कोई मसला नहीं होगा। इसमें देखें वो कह रहा है कि स्टेट्स, आखिरी अंडरलाइन जो मैंने करा है थर्ड स्टेट्स। आपका पहला आर्गुमेंट स्टार्ट यूं होगा कि ओपनहेम की इस डेफिनेशन के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट्स के रिलेशंस को सिर्फ गवर्न करता है, सिर्फ स्टेट्स के रिलेशंस को गवर्न करता है। आप कहेंगे ऐसा नहीं है। पहला आपका पॉइंट आ जाएगा, इट, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र नहीं है। आप कहेंगे इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज इंडिविजुअल्स के भी रिलेशंस को गवर्न करता है, ठीक हो गया जी। अब आपकी डिस्कशन ये लिखने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। पहला पॉइंट जो मैंने लिखवाया कि दिस डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन एज सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आपको केस याद होगा सेमी, यस, कि जी जो मैंने पढ़ाया भी था रेपरेशन केस लॉ, जिसमें यूनाइटेड नेशन का एम्बेसडर गया था, यूएन में भी पढ़ा था और सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ा था, कि यूएन का एम्बेसडर गया था इसराइल, तो वहां पे उसको किसी ने असैसिनेट कर दिया, तो यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को सू किया था, याद है सबको, ठीक हो गया। सो उसमें वो केस आप मेंशन करेंगे, जी जी बिल्कुल। अब मैं उस केस को डिस्कस नहीं करूंगा। उस केस को लिखने के बाद आप कहेंगे इस केस में हमने देखा था कि एक इंटरनेशनल लॉ ने रिलेशन, किसके रिलेशन को गवर्न किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन को गवर्न किया था, ठीक हो गया। ये मैं वहां पे प्रूव भी कर चुका हूँ सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में, ठीक हो गया ये वाली बात। लेकिन आपकी यादहानी के लिए मैं, जी बिल्कुल, थ्योरीज में, तो ये यादहानी के लिए मैं दोबारा कह रहा हूँ। आप उस आर्गूमेंट को उसी तरह सपोर्ट करेंगे, वही सब्जेक्ट्स वाला आपका आर्गूमेंट होगा, प्लस इस चैप्टर में भी है, ठीक हो गया। सिर्फ क्रक्स बता देता हूँ, क्रक्स क्या होगा। आप कहेंगे जी इस केस से ये साबित होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एंड इंटरनेशनल लॉ आल्सो गवर्न्स द रिलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। सो पहला देखें क्रिटिसिज्म आ गया कि ये डेफिनेशन सिर्फ स्टेट्स की बात करती है, लेकिन हमने इस पर क्रिटिसाइज क्या किया कि इसने ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की, जबकि ऑर्गेनाइजेशन भी एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। गॉट इट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर? जल्दी से, हमारे पास टाइम कम है, प्लीज सेमी, यस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि हमने साबित किया कि ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो दी सब्जेक्ट। अब हमने दूसरा साबित करना है इंडिविजुअल्स आर आल्सो दी सब्जेक्ट। अब आपको वही पॉइंट होगा। आप कहेंगे कि इस डेफिनेशन में देखें तो वो सिर्फ स्टेट्स को सब्जेक्ट कह रहा है, जबकि इंटरनेशनल लॉ के कोर सब्जेक्ट्स भी हैं, वो हैं इंडिविजुअल्स, एंड इंटरनेशनल लॉ आल्सो गवर्न द रिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। डिटेल आर्गुमेंट्स हमने सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ में किए थे जब मैं आपको दूसरे बैच के साथ पढ़ा रहा था, लेकिन आज फिर थोड़े से रिपीट कर देता हूँ। ह्यूमन राइट्स की लॉज हैं वो इंडिविजुअल्स को गवर्न करते हैं, जेनोसाइड की लॉज हैं इंडिविजुअल्स को गवर्न करते हैं, लॉज ऑफ वॉर हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल्स को गवर्न करते हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज के जो लॉज हैं वो इंडिविजुअल्स को करते हैं। सो इट मीन्स कि इंटरनेशनल लॉ का एक और सब्जेक्ट भी है, वो है इंडिविजुअल्स, एंड इंटरनेशनल लॉ आल्सो गवर्न्स द रिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। दूसरा क्रिटिसिज्म क्लियर हो गया? जो मैंने पॉइंट लिखवाया था कि डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल्स एज सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लिखने के लिए आपके पास वही वाले सब्जेक्ट्स वाले पॉइंट भी हैं और इस किताब के अंदर भी हैं। अब आ जाते हैं थर्ड क्रिटिसिज्म पे। वो कहता है जी इंटरनेशनल लॉ के दो सोर्सेज हैं, दैट इज कस्टम्स एंड ट्रीटीज, ठीक हो गया। अब आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू, अगर आपको याद हो सोर्सेज मैंने लिखवाया था, आर्टिकल 38(1) ऑफ स्टैट्यूट्स ऑफ आईसीजे, देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और उन 5 में से उन 5 में से 3 डायरेक्ट सोर्सेज थे। पहला था ट्रीटीज, सेकंड था कस्टम, एंड थर्ड था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। अब हम सिर्फ 3 सोर्सेज का जिक्र इसलिए किया रहे हैं बिकॉज दीज थ्रीज आर एक्चुअली बाइंडिंग या प्राइमरी सोर्सेज समझ लें, या डायरेक्ट सोर्सेज समझ लें, बाकियों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। सो इन 3 सोर्सेज से इंटरनेशनल लॉ डेवलप होता है। फिर आप थर्ड सोर्स को रिपीट करेंगे इधर, ठीक है जी। मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा कि मैं थर्ड सोर्स डिटेल में समझा चुका अपने सेकंड लेक्चर में, वो वाले पॉइंट्स इधर ऐड करेंगे और कहेंगे कि इंटरनेशनल लॉ के कई रूल्स जो हैं, कई लॉज जो हैं,
वो थर्ड सोर्स से ही बने हैं। सो इंटरनेशनल लॉ मेनली 3 सोर्सेज पर मुश्तमिल है, जबकि ये डेफिनेशन कह रही है कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ कस्टम्स और ट्रीटीज पर मुश्तमिल है। हेंस क्रिटिसिज्म क्लियर? क्रिटिसिज्म क्लियर हुआ? ठीक है जी, आगे बात समझ? सेमी यस, ये क्रिटिसिज्म थर्ड सोर्स वाली जो बात है ये क्लियर होगी। मैं इसलिए यस कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये इस तरह का लेक्चर है कि मैं इसमें ज्यादा पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और मुझसे अब्बास ने जो क्वेश्चन किया था कि सर आप सोर्सेज क्यों पढ़ा रहे हैं आज, सॉरी इंट्रोडक्शन, तो अभी अब्बास को आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगा। उसकी मेन रीजन ये थी कि वो सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हुआ हूँ, तो उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है कि, और आपको भी, कि टाइम सेव हो रहा है। 3 क्रिटिसिज्म क्लियर हो गए। फरुख, मैं अभी टाइम नहीं है, 5 सोर्सेज मेंशन नहीं करूंगा, जो आप सोर्सेज हैं प्लीज सोर्सेज के टॉपिक में से देख लीजिएगा। आज अभी हमने सेकंड लेक्चर भी करना है। थर्ड सोर्स का नाम मैं बता देता हूँ, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, मैंने लिखवाया अभी। अच्छा जी, चौथा है इट इज नॉट बॉडी ऑफ रूल्स ओनली। ठीक हो गया? अब एक जूरिस्ट की एक डिबेट है, एक व्यू है, वो ये कहते हैं कि अगर किसी डेफिनेशन में वर्ड यूज हो जाए किसी डेफिनेशन में अगर वर्ड यूज हो जाए कि इंटरनेशनल लॉ इज बॉडी ऑफ रूल्स, सिर्फ ये हो जाए, ओनली, मैंने आगे लिखा है इट इज नॉट बॉडी ऑफ रूल्स ओनली, अगर सिर्फ यही वर्ड यूज हो जाए, इससे ये तासुर निकलता है, इसकी ये इंटरप्रिटेशन निकलती है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ स्टैटिक लॉ। ये बात ध्यान में रखना है। अगर सिर्फ आ जाए बॉडी ऑफ रूल्स, मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखवाया था, और अगर ये लिखा हो लेट्स से बॉडी ऑफ रूल्स एंड आगे कुछ ऐड कर दे, मतलब सिर्फ बॉडी ऑफ रूल्स ना लिखा हो, इसके साथ कंजंक्शन लगा के कुछ आगे ऐड कर दे। फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ डेफिनेशन करेंगे, लाइक बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन, बॉडी ऑफ रूल, इंटरनेशनल लॉ इज बॉडी ऑफ रूल्स एंड दिस, तो कुछ जब आगे ऐड कर देगा तो इसकी इंटरप्रिटेशन बन जाएगी इट इज अ डायनामिक लॉ। ठीक हो गया? और अगर कुछ ना ऐड किया तो इसका मतलब हो जाएगा स्टैटिक लॉ। अब हमने देखना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक लॉ एंड डायनेमिक। देखिए, लॉ इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर, लेकिन स्टैटिक और डायनेमिक हम क्यों कहते हैं? अगर तो रिजिड लॉ है जो वक्त के साथ नहीं बदलता है तो वो हम कहते हैं स्टैटिक लॉ है, और वक्त के साथ बदलता तो हर लॉ है, ठीक है जी, वरना तो हर लॉ जो बदलता नहीं वो तो डेड लॉ हुआ। लेकिन लॉ जो बहुत मुश्किल से चेंज होती है, जिसमें उसको बोलते हैं स्टैटिक लॉ। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आपने यूएस सिस्टम में पढ़ा होगा एज कम्पेयर टू जो बरतानिया का कानून है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी मुश्किल से अमेंडमेंट्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा, मैं डिटेल में नहीं जाता उसमें। सो वो कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है इसमें भी अमेंडमेंट प्रोसेस जो है बड़ा स्टैटिक सा है, बड़ा एज कम्पेयर टू डायनेमिक, जो वक्त के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि जी जी बिल्कुल, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, एग्जैक्टली यही है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ स्टैटिक लॉ, इट इज डायनेमिक लॉ। डायनेमिक लॉ मीन कि जो वक्त के साथ साथ क्या होता है, बदलता है। ठीक हो गया? अब वक्त के साथ साथ जो लॉ बदलता है वो डायनेमिक होता है। अब नाउ यू हैव, अब देखिए ये डेफिनेशन में आए तो डेफिनेशन कह रही है इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स, तो आप जब ये लिखेंगे तो कहेंगे कि इसकी डेफिनेशन में ये इंटरप्रिटेशन बनती है अकॉर्डिंग टू जूरिस कि इंटरनेशनल, ये कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ स्टैटिक लॉ। लेकिन आप कहेंगे कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ स्टैटिक लॉ, इट इज डायनेमिक लॉ। अब आपने स्टैंड क्या ले लिया कि स्टैटिक नहीं है, क्या क्रिटिसिज्म करके ये डायनेमिक है। नाउ यू हैव टू प्रूव हाउ इट इज डायनेमिक। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे इंटरनेशनल लॉ वक्त के साथ साथ बदल रहा है। फॉर एग्जांपल 1948 में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था ह्यूमन राइट्स, इसके ऊपर प्रॉपर कोई कोडिफिकेशन लॉ नहीं थे, तो 1948 में जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की और लॉ आ गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। मीनिंग देर बाय वक्त के साथ साथ बदला। फिर बाद में जैसे जैसे इश्यूज आते हैं कि लॉस की डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर लॉज नहीं थे, स्टेट्स ने जब वॉर में केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल वेपन यूज किए तो उसके ऊपर लॉज आ गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टेट्स ने न्यूक्लियर वेपन यूज किया, अमेरिका ने जापान पे, ठीक हो गया, हिरोशिमा वाला इशू जो है, नागासाकी वाला, तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे तो न्यूक्लियर वेपन्स के लॉज आ गए। फिर बाद में टेररिज्म के ऊपर इश्यूज आए तो टेररिज्म के ऊपर लॉज आ गए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर इशू आए तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर लॉज आ गए, साइबर क्राइम के ऊपर इशू आए तो स्टेट्स ने भी देखे साइबर क्राइम्स डेवलप किया। लेकिन खैर ये तो मैं स्टेट की हद तक कह रहा हूँ। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इंटरनेशनल लॉ में कोई नया इशू आता है वैसे वैसे इंटरनेशनल लॉ चेंज हो जाता है।
which shows that international law is a dynamic law and not a static law. सेकंड आप इसमें ऐड करेंगे कि आप सोर्सेज को अगर देखें तो सोर्सेज की नेचर से इटसेल्फ पता लगता है कि इंटरनेशनल लॉ इज डायनामिक लॉ, क्योंकि वो ऐसे सोर्सेज हैं जो वक्त के साथ साथ लॉ को चेंज करते हैं। मसलन पहला सोर्स है ट्रीटीज, उसी को ही देख लें। जैसे इंटरनेशनल लॉ में कोई नया इशू आता है, स्टेट्स आपस में मिलती हैं, मिलकर ट्रीटी साइन कर देती हैं और नया लॉ बन जाता है। फिर कोई नया इशू आता है, स्टेट्स आपस में मिलती हैं, लॉ मेकिंग ट्रीटी करते हैं और नया लॉ बन जाता है। सो सोर्सेज से भी इटसेल्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ डायनेमिक लॉ एंड नॉट अ स्टैटिक लॉ। सो 4 क्रिटिसिज्म हमारे क्लियर हो गए जी। पहला हमने करना है ऑर्गेनाइजेशंस को इसने कंसिडर नहीं किया। दूसरा हमने करना है इसने इंडिविजुअल्स को कंसिडर नहीं किया बट दे आर सब्जेक्ट्स। तीसरा हमने कहना है इसके 3 सोर्सेज हैं और तीसरे लॉ से भी डेवलपमेंट होती है, सोर्स से भी। और चौथा हमने साबित करना है कि इट इज अ डायनेमिक लॉ। कोई क्वेश्चन है जल्दी से मुझे बताएं, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। सेम यस, हरी अप। सिर्फ इन 4 की पॉइंट्स की हद तक, सिर्फ ये 4 पॉइंट्स की हद तक। फिर अभी तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेफिनेशन में क्लियर है। याद है, क्लियर हो गया जी? ओके, अब जरा देखिएगा जी। जी मैं वो आप एग्जांपल्स आगे देंगे, मैं आपकी किताब में लिखी हुई है, डोंट वरी। ठीक है जी? नहीं, हारून एग्जामिनर जो है वो खुद से कभी कोई डेफिनेशन नहीं बना सकता, वो आपको किसी ना किसी जूरिस्ट की उठा के देगा। ठीक हो गया? तो अब आ जाते हैं जी। हारून ऐसे कभी नहीं होगा कि वो कोई ऐसी डेफिनेशन उठा के दे जिसमें एक ही क्रिटिसिज्म है, क्योंकि उसको पता है कि स्टूडेंट्स ने 20 मार्क्स का क्वेश्चन देना है। सो वो आपको ऐसी डेफिनेशन देगा जिसमें क्रिटिसिज्म आएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब जैसे ही वो आपको कोई डेफिनेशन देगा, आपने पहले ये 4 पॉइंट्स उसमें ढूंढने हैं, ढूंढ के उसको क्रिटिसाइज कर लेना है। अब इन 4 पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हुए मैं आपको 4 से 5 वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन लिखवा रहा हूं कि ये वर्ड हुआ तो उसका ये मतलब होगा। फिर वो 5 वर्ड्स और इन 4 पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम प्रैक्टिस के तौर पे अभी क्लास में ही 2-3 डेफिनेशन करेंगे, जहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम हर तरह की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? अब आ जाए, जरा पहले लिखिए, अगर वर्ड आ गया बॉडी ऑफ रूल्स, लिखें जरा अपने पास नोट्स में लिखें बॉडी ऑफ रूल्स। ये फिजा आप बेशक मुझे नोट्स में भी लिख के सेंड कर दीजिएगा। बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन। बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अच्छा, एक चीज ये मैं समझा रहा हूं, एंड लगा के वो कुछ भी ऐड कर सकता है। सो उसने अगर एंड लगा के कुछ भी ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने लिखवा दिया एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन, इसके आगे इक्वल टू डाल के लिख दें कि इसका मतलब होगा इंटरनेशनल लॉ इज डायनेमिक लॉ। और अगर सिर्फ हुआ इंटरनेशनल लॉ इज बॉडी ऑफ रूल्स तो इसका मतलब होगा स्टैटिक लॉ। अच्छा जी, अगर किसी भी डेफिनेशन में वर्ड आता है इंटरनेशनल लॉ दिस जो भी सारी बात लिखने के बाद आता है वर्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब लिखा होगा लेट्स से इट रेगुलेट द रिलेशंस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी या कुछ भी ऐसा लिखा होगा, लेकिन वर्ड यूज होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो इसका मतलब होगा इट इंक्लूड ऑल 3 सोर्सेस। इसके आगे मतलब लिख लें, इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब होगा इंक्लूड ऑल 3 सोर्सेस। अगर तीसरी चीज अगर आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आ जाता है जनरल प्रिंसिपल्स, मतलब इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स, इस तरह का कोई वर्ड आ जाता है, तो अब आप इसका मतलब ये कहना चाह रहा है जनरल प्रिंसिपल का हरगिज मतलब थर्ड सोर्स नहीं है। मैंने सोर्सेज ही पढ़ाते हुए कहा था कि जहां पे थर्ड सोर्स का मतलब होगा वहां पे लिखा हुआ होगा इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। मैंने कहा था जिस तरह पहले सोर्स का नाम ट्रीटीज है, दूसरे सोर्स का नाम कस्टम है, तो तीसरे सोर्स का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, पूरा नाम लिखेगा। ठीक हो गया? अगर आपको याद भी होगा, और अगर उसने लिख दिया सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स तो इसका मतलब वो चाह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ डिराइव फ्रॉम जनरल जनरली, जैसे हम कहते हैं यार जनरली ऐसे हुआ, जनरली ऐसे बात हुई, मतलब जनरल प्रिंसिपल्स का मतलब होगा किसी भी प्रिंसिपल से डेवलप हुआ है। वो ट्रीटीज भी हो सकते हैं, वो कस्टम भी हो सकता है, वो कोई भी सोर्स हो सकता है। उसने जनरल वर्ड यूज कर दिया तो फिर आप सोर्सेज वाला क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया। जैसे ओपनहेम की अभी हमने डेफिनेशन की, उसने स्पेसिफाई कर दिया था कि वो 2 सोर्सेज से बना है, फिर तो हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन एक ऑथर ने
लिख दिया वो जनरल प्रिंसिपल किसी भी सोर्स से डिराइव हो सकता है, तो फिर हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उस डेफिनेशन में सोर्सेज वाला। ठीक हो गया, क्योंकि उसने उसको एक्सटेंड कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट एक्सीलेंट, लेकिन हाँ जी बिल्कुल किसी भी सोर्स से बना है। अच्छा, चौथा वर्ड लिख लें, चौथा वर्ड लिख लीजिए। मतलब ये सोर्सेज वाली डेफिनेशन बात ध्यान में रख लें कि अगर उसने सोर्सेज डिफाइन कर दी हैं और एक या दो लिखे हैं फिर तो क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन अगर उसने सोर्सेज डिफाइन नहीं किए, जनरल व्यू दे दिया है कि किसी भी सोर्स से डिवाइड एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो फिर क्रिटिसिज्म नहीं होता। अच्छा, अब ये अगला वर्ड है, लेकिन एनी स्पेसिफिक रूल्स, एनी स्पेसिफिक रूल्स। अब ये तो है तो इंग्लिश का वर्ड, लॉ का कोई नहीं है कि इसकी इंटरप्रिटेशन, लेकिन ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स इसको गलत लिखते हैं। एनी स्पेसिफिक रूल्स का मतलब हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर ले फिर मैं समझाता हूँ, डायनेमिक नेचर, इंटरनेशनल लॉज ऑफ डायनेमिक नेचर। अच्छा, एक और वर्ड लिख लें, एट ए गिवन टाइम, ये भी फिजा पेश कर देंगी, स्पेसिफिक रूल्स। फिफ्थ पॉइंट या सिक्स जो भी बन रहा है स्पेसिफिक रूल्स है, इसका मतलब होगा डायनेमिक इन नेचर। और एक और लिख लें, लिखा हुआ स्पेसिफिक टाइम या गिवन टाइम, गिवन टाइम लिख लें अगर पॉइंट आ गया, गिवन टाइम। इसका भी मतलब होगा कि इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ विच इज डायनेमिक इन नेचर। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखिए, वर्ड स्पेसिफिक को देख के स्टूडेंट समझ जाते हैं, समझ लेते हैं कि वो कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ स्टैटिक लॉ जो स्पेसिफिक रूल्स के लिए बना है। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लें, स्पेसिफिक रूल्स का मतलब ये होता है कि कुछ रूल्स थे जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए थे, तो जब वो टाइम पीरियड चेंज हुआ, रूल्स भी चेंज हो गए। ठीक हो गया। सो जब वो कहेगा ना इंटरनेशनल लॉ इज बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एनी स्पेसिफिक रूल्स या कुछ इस तरह का वर्ड यूज करेगा, तो इससे आपने फौरन मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेना है कि इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ डायनेमिक लॉ, क्योंकि स्पेसिफिक रूल से मतलब ये है कि स्पेसिफिक रूल्स फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सो व्हेन दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड विल चेंज, देन रूल्स विल चेंज। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एट ए गिवन टाइम, इसका भी यही मतलब है, डायनेमिक इन नेचर। अगर वर्ड यूज होता है गिवन टाइम, तो गिवन टाइम का मतलब क्या होता है, डायनेमिक नेचर। कि गिवन टाइम पे कुछ रूल्स थे, जब टाइम चेंज हुआ तो रूल्स भी चेंज हुए। सो मतलब क्या हुआ, गिवन टाइम या स्पेसिफिक रूल्स का मतलब ये ध्यान में रख लें कि इसका मतलब होगा डायनेमिक। तो अब हमने देख लिया बॉडी ऑफ रूल्स के साथ कुछ ऐड कर दिया तो डायनेमिक हो जाएगा। हमने देख लिया अगर इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात आ गई तो तीन इंक्लूड ऑल थ्री सोर्सेज, नहीं फिजा ये करेक्शन करने बचे, ऑल थ्री सब्जेक्ट्स है, सोर्सेज नहीं है, इट इंक्लूड ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। ये जरा प्लीज, इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब है थ्री सब्जेक्ट्स, दैट इज इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट्स। ये जरा प्लीज करेक्शन करके भेज दें, दोबारा पेश करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब है इंक्लूड थ्री सब्जेक्ट्स, दैट इज स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। अगर आ जाता है जनरल प्रिंसिपल, तो इसका मतलब होगा कोई भी सोर्स है फिर आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। और अगर एनी स्पेसिफिक रूल या स्पेसिफिक टाइम दे दिया या गिवन टाइम दे दिया, इसका मतलब है डायनामिक इन नेचर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम इनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं जो आपको एप्लीकेशन डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ, वो इसलिए नहीं लिखवा रहा कि पेपर में ऐसी आएंगी, वो सिर्फ आपको ये जो मैंने इंटरप्रिटेशन बताई है इनका मतलब समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, और ये बताने के लिए कि अगर ये 5 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स जो भी हैं, और प्लस जो मैंने शुरू में 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं, जब आप इन चारों को जहन में रखेंगे तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लिखे जरा एक डेफिनेशन, जे एल ब्राडले की डेफिनेशन है, जे एल ब्राडले, BRIERLY। लिखे जरा क्या डेफिनेशन कह रही है, लॉ ऑफ नेशंस, लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ may be defined as the body of rules and principles of action and principles of action which are binding upon
which are binding upon civilized states, which are binding upon civilized states in their relations with one another, in their relations with one another. अच्छा जी, अब आप लोग जरा सारी बातें जो मैंने बताई हैं काइंडली एक बार इसको माइंड में रखते हुए इस डेफिनेशन को अगर पढ़ें तो आप खुद देखेंगे कि आप आराम से इसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं जरा कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जरा देखिएगा। बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन, इससे क्या मतलब हुआ? इंटरनेशनल लॉ स्टैटिक है या डायनामिक? सेम ही। क्या कह रहा है डेफिनेशन से? आप क्या इंटरप्रेट करेंगे? डायनामिक है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जबरदस्त हो गया। अब जरा देखिएगा, आगे पढ़ते हैं जरा। विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज स्टेट्स, तो क्रिटिसिज्म आ गया कि इसने बाकी सब्जेक्ट्स का जिक्र नहीं किया, सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहा है। ठीक हो गया। वही इसने इंडिविजुअल्स का जिक्र नहीं किया, इसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र नहीं किया। ठीक हो गया। तो अब क्लियर हो गया। अब एक और डेफिनेशन लिखते हैं ताकि उससे भी जरा क्लियर हो जाए कि आप लोगों को कितनी समझ आएगी। लिखिए जरा, सी जी फैनविक की डेफिनेशन है। सी जी फैनविक लिखिए। इंटरनेशनल लॉ may be defined in broad terms, in broad terms as the body of general principles, body of general principles, any specific rules which are binding upon the which are binding upon the members of international community in their mutual relations, in their mutual relations। हाँ जी, पेश करें जरा फिजा, और अब डेफिनेशन को देखते हैं और वो पॉइंट ध्यान में रखते हैं। तो हम देखते हैं जरा है क्या। देखिएगा जी जरा डेफिनेशन को, फिजा बच्चे ये पेश कर दें। अब वो क्या कह रहा है? इंटरनेशनल लॉ क्या है? बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स है और एनी स्पेसिफिक रूल्स। क्या कह रहा है जी? डायनेमिक है। ऐसे ही है। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ आई अब आप लोगों को कि मुश्किल नहीं है, सिर्फ उन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब आगे आ जाए। और एनी स्पेसिफिक रूल्स, ये तो हो गया जी डायनेमिक। जनरल प्रिंसिपल से मतलब क्या हुआ? कोई भी सोर्स हो सकता है। आप किसी को डिस्कस नहीं, आप इस पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं कि इसने इस सोर्स को नहीं कहा, इस सोर्स को नहीं कहा। विच आर बाइंडिंग अपॉन इंटरनेशनल कम्युनिटी। व्हाट डज इट मीन इंटरनेशनल कम्युनिटी? बताएं मुझे जल्दी से। ऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, ग्रेट। तो अब आपको समझ आ रहा है कि डेफिनेशन जो है आप आराम से कर सकते हैं। एक सेकंड लास्ट, बल्कि एक डेफिनेशन और, दो डेफिनेशन और कर लेते हैं जरा क्लियर हो जाए। लेकिन जी व्हाइट मैन की डेफिनेशन है। व्हाइट मैन, व्हाइट मैन, व्हाइट मैन, व्हाइट मैन सफेद आदमी। व्हाइट सफेद और आदमी एम ए एन मैन। ठीक हो गया जी, उर्दू ट्रांसलेशन ये बनेगी। एनीवे व्हाइट मैन इज अ लेडी, ये ध्यान में रखिएगा। व्हाइट मैन जो है ये लेडी है। ठीक है। क्या कहती है जरा लिखिएगा। इंटरनेशनल लॉ इज द standard of conduct, standard of conduct at a given time, at a given time for states, for states and other entities,
and other entities. Subject thereto. Subject thereto. 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 हाँ जी, पेश करें और आप मुझे जरा बताएं काइंडली इस डेफिनेशन को आपको क्या समझ आ रही है। देखें जी, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एट ए गिवन टाइम क्या हुआ, डायनामिक हुआ या स्टैटिक हुआ? डायनामिक, एक्सीलेंट। के एट ए गिवन टाइम एंड व्हेन टाइम विल चेंज द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट विल आल्सो चेंज। ठीक हो गया। फॉर स्टेट्स एंड सब्जेक्ट देयर टू, सारे सब्जेक्ट्स की भी बात कर दी है इसने। क्लियर हो गया। सो होप अब आपको समझ आ गई है कि आपने कैसे वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन करनी है। लेकिन एक एक्सेप्शनल डेफिनेशन है, जरा उसको हम लिख लेते हैं। एक्सेप्शनल डेफिनेशन है, उसको जरा लिखते हैं हम। कैल्सन की है जी, वो जरा लिख लें। KELSEN, कैल्सन। एक्सेप्शनल मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको कैल्सन का व्यू नहीं पता तो आप इसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर देंगे। ठीक है, वो जरा लिखिए क्या कह रहा है, लिखिए। इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशंस, or the law of nations is the name of body of rules which according to usual definition regulate the conduct of states in their intercourse with one another, अच्छा, आप अब इस डेफिनेशन को देखें, बताएं जरा, डायनेमिक है या स्टैटिक है? जी, स्टैटिक है। एक्सीलेंट। डायनामिक नहीं है फिजा, स्टैटिक है। गौर से देखें, बॉडी ऑफ रूल्स कह रहा है। ठीक हो गया, इट इज स्टैटिक। ठीक। अब बॉडी ऑफ रूल्स के साथ मैं कुछ ऐड नहीं है ना, तो मैंने कहा था स्टैटिक होगा। अब ये कितने सब्जेक्ट्स का जिक्र कर रहा है? सिर्फ स्टेट्स का, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। कैल्सन का एक व्यू अपने पास जरा लिख लें, ये हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। लिखिए कैल्सन का व्यू। लिखिए कैल्सन वाज ऑफ द व्यू कैल्सन वाज ऑफ द व्यू दैट law always meant for individuals. Law always meant for individuals. In case of municipal law, it applies directly upon individuals, while in case of international law, it applies indirectly. It applies indirectly. That is through medium of state. That is through medium of state. अच्छा जी, अब आप अगर देखें तो कैल्सन कहता है लॉ जो है ना अल्टीमेटली इंडिविजुअल के लिए बनाया जाता है। म्युनिसिपल लॉ में इंडिविजुअल के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई होता है, इंटरनेशनल लॉ में थ्रू मीडियम ऑफ स्टेट, मतलब कि स्टेट के थ्रू इसके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप ये ओपिनियन लिखने के बाद कहेंगे, जरा डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन में वो कहता है रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स।
लेकिन ये ओपिनियन लिखने के बाद आप कहेंगे कि ये बात वाज़ेह होती है कि जो केल्सन है उसके मुताबिक इंडिविजुअल्स आर आल्सो दी सब्जेक्ट्स, ठीक है। बाकी वो क्रिटिसिज्म होगा, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, स्टैटिक है एंड सो ऑन। ठीक हो गया? एम आई क्लियर ऑन दिस केल्सन? सेमी यस, ताकि हम जल्दी से आगे चलें। ओके ग्रेट। वाइडमैन से पहले किसकी डेफिनेशन थी? सी जी फैनविक की थी। ठीक हो गया जी। वो फिजा आपको नोट्स में दे देंगे बच्चे, डोंट वरी। अच्छा, अब आ जाते हैं डेफिनेशन जो आपसे वो अक्सर कहता होता है कि व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज द वैलिड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, वो आपको कहता होता है। तो जरा वो डेफिनेशन आप लिखें कि वो क्या है, जो आपको वो कहेगा कि दें पेपर में लिखें। इंटरनेशनल लॉ इज constantly evolving. International law is constantly evolving body of norms that are commonly observed by the members of international community in their relations with one another. These norms confer rights and impose obligations upon states and to lesser extent upon international organizations and individuals. To lesser extent upon international organizations and individuals. अच्छा जी, अब आप अगर इस चीज को देखें, इस डेफिनेशन को, इसमें सारी चीजें क्लियर है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डायनामिक भी है, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की बात भी कर रही है, लेकिन आपने ये डेफिनेशन लिख के बस खत्म नहीं कर देना। ये डेफिनेशन लिखने के बाद छोटा छोटा सा एक पैराग्राफ लिख देना है कि ये इंटरनेशनल लॉ की डायनामिक नेचर को वो कर रही है। इसमें फिर आपने कह देना ये सब्जेक्ट्स की बात भी कर रहा है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात भी कर रहा है, इंडिविजुअल्स की बात भी कर रहा है, ये स्टेट्स की बात भी कर रहा है। दिस इज द वैलिड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इस डेफिनेशन का रेफरेंस लिख लें। ये डेफिनेशन है एडवर्ड कॉलिंस की, EDWARD, एडवर्ड COLLINS, कॉलिंस, एडवर्ड कॉलिंस, और किताब का नाम है इंटरनेशनल लॉ इन द चेंजिंग वर्ल्ड। इंटरनेशनल लॉ इन द चेंजिंग वर्ल्ड, द चेंजिंग वर्ल्ड। अच्छा जी, ये अब क्लियर हो गया। ये डेफिनेशन आप अगर वो जब आपसे पूछता होता है कि आपके मुताबिक वैलिड डेफिनेशन कौन सी और क्यों, तो कौन सी है वो ये, और क्यों का आंसर आप खुद लिख सकते हैं क्योंकि ये सारी बातें कर रहा है। एम आई क्लियर? फिर मैं तहरीम आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तहरीम ने क्वेश्चन किया कि रिमेंबर एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस डेफिनेशंस। तहरीम बच्चे इतना आसान है, 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट आपने जो जहन में रखना है कि डायनेमिक है या नहीं। सेकंड पॉइंट है बच्चे कि इसमें इंडिविजुअल्स का जिक्र नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है इसमें ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र नहीं होगा। और चौथा पॉइंट है कि वो स्टैटिक या डायनेमिक की बात कर रहा होगा, सोर्सेज वाली बात रहेगी। ठीक है, 4 चीजें। ये 4 चीजों के साथ 5 वर्ड्स हैं कि कौन से वर्ड्स डायनेमिक को शो करते हैं, कौन सा स्टैटिक को, कौन से वर्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी है और तो सिंपल सी बात है कि 5 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। कोई इतना ज्यादा तो है नहीं कि जिससे आपको क्लियर हो जाए। सही है? हाँ जी सलाद, जब आप बनेंगे ना इंशाल्लाह जूरिस्ट इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है जी, और आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे पूरी वर्ल्ड में, तो फिर देन यू कैन कम अप विद योर ओन डेफिनेशन। ठीक है? हाँ जी,
तो अभी आपने थोड़ी मेहनत करनी है, पहले सीएसएस क्लियर करें, फिर उसके बाद जूरिस्ट बने इंटरनेशनल लॉ के, देन फिर हम इंशाल्लाह अपने एक लेक्चर में जो है ना सलार की भी डेफिनेशन डालेंगे जी। सलार आमिर जो है उनकी डेफिनेशन लिखें जो सारी बातें कर रहे हैं, ठीक हो गया सलार? तो डोंट कम अप विद योर ओन डेफिनेशन इन पेपर, ठीक है जी। ऐसी मारी ना आपने चवल चवल, तो फिर उसने अपने पॉइंट्स अपने मार्क्स भी अपने हिसाब से देने हैं आपको, ठीक है। चलें, सो मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा था किसका जी, तहरीम का, आई गेस मेरे से मिस हो गया है। हाँ जी तहरीम, बच्चे क्लियर हो गया? तहरीम है आपसे कि आपको क्लियर हो गया कि सिर्फ 5 वर्ड्स हैं, तो इतना सा आपने क्लियर करना है, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको देखना है, सही है, ओके। अब आ जाते हैं जी, इस डेफिनेशन के साथ वो 4 टॉपिक्स और अक्सर ऐड करता होता है, क्योंकि उसने तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है जी। तो 4 क्वेश्चन देखें वो क्या ऐड कर देता है, जरा हेडिंग चारों लिख लें। वो चारों हेडिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। फिजा आप मुझे सिर्फ बेशक नोट्स में सिर्फ ये हेडिंग दे दीजिएगा, ताकि जब मैं किसी क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता हो कि मैंने उसको 4 बातें भेज देनी है। ये पहली हेडिंग आप जरा नोट करें, पहली हेडिंग आप नोट कर लें, लिखें सैंक्शंस इन इंटरनेशनल लॉ। पहली हेडिंग है सैंक्शंस इन इंटरनेशनल लॉ। दूसरी हेडिंग है वीकनेसेस इन इंटरनेशनल लॉ, वीकनेसेस इन इंटरनेशनल लॉ। तीसरी हेडिंग है suggestions to improve international law, suggestions to improve international law। 3 हो गई। चौथी हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये चौथी हेडिंग में एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ। अच्छा जी, अब जरा सुन लें, जरा प्लीज काइंडली गौर से जरा इधर ध्यान दीजिएगा जरा जल्दी से, क्योंकि मैं चाहता हूँ ब्रेक से पहले हम कुछ थोड़ा बहुत और कर जाएं। 7:30 तक ब्रेक करेंगे। देखिएगा जरा, पहली चीज वो कहता है, वो कहेगा कि डेफिनेशन देगा आपको, कहेगा इसको क्रिटिसाइज करें, व्हाट डू यू थिंक विच इज द वैलिड डेफिनेशन, और आखिर में एक साथ कह देगा ऑल्सो एक्सप्लेन सम ऑफ द सैंक्शंस इन इंटरनेशनल लॉ। आखिरी पार्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन सम ऑफ द वीकनेसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ऑल्सो explain some of the suggestions या also give some of the suggestions to improve international law, और या कह देगा also differentiate between private and public international law, ठीक है। आखिरी पार्ट ये हो जाएगा। अब मैं आपको जरा एक्सप्लेन करने लगा हूँ, सुनिएगा, 1 मिनट में मैं इसको खत्म करूंगा। ये 4 हेडिंग्स, आखिरी वाली को एक्सप्लेन करूंगा, पहली 3। सैंक्शंस इन इंटरनेशनल लॉ हमने ढेर सारे पढ़े हैं, मेनली कौन से, चैप्टर 7 के आर्टिकल 41, 42, 43, सैंक्शंस, ब्लॉकेड, आर्म्ड अटैक। चैप्टर हमारा था इंटरवेंशन, आप लोगों को याद हो अल्लाह करे, ठीक है जी। सलार याद है, जूरिस्ट हमारी क्लास के, सो याद है हमने चैप्टर 7 के पढ़े थे कि कैसे सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन लगाती है, फिर ब्लॉकेड लगाती है, एंड देन आर्म्ड अटैक। ओके ग्रेट। उसके बाद आ गया कुछ सैंक्शंस हमने, उसमें सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट मैंने आप लोगों को उस क्लास के साथ पढ़ाया था, जरा मुझे बताइएगा, सेटलमेंट पढ़ाया था, ओके। तो उसमें हमने पढ़ा था रिप्राइजल्स, रिटॉर्शन, ठीक है जी, ब्लॉकेट, एम्बार्गो, याद है वो भी आपके सैंक्शंस आ गए हैं, ठीक हो गया। प्लस इस किताब के अंदर भी एक लिस्ट लिखी हुई है, मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मैं उसको, आपने सिर्फ रीडिंग देनी है और आपको समझ आ जानी है, तो वो हो गए सैंक्शंस। अब आगे वीकनेसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आपकी क्लास में, आपकी पास क्लासेस में मैंने नंबर ऑफ वीकनेसेस की है मेंशन, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं रिपीट कर देता हूँ, सोर्सेज में मैंने एक वीकनेस सेपरेट की है कि आईसीजे डज नॉट फॉलो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने कहा था, सिक्योरिटी काउंसिल में बिग स्टेट्स जो होती हैं वो दे यूज द वीटो पावर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक हो गया। प्लस इधर वीकनेसेस की लिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर में, ठीक हो गया, जिसमें समझाने का कुछ नहीं है, सिर्फ आपने रीडिंग करनी है। तीसरा आ गया सजेशंस टू इंप्रूव इंटरनेशनल लॉ। आपकी इसी किताब में, मेरे सामने बुक खुली है, 14 सजेशंस दी हुई हैं, उसको भी छोड़ दें, वीकनेस को उल्ट करें, सजेशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल पहली वीकनेस मैंने बताई कि आईसीजे डज नॉट फॉलो, सजेशन हो जाएगी आईसीजे शैल फॉलो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। वीकनेस है कि सिक्योरिटी काउंसिल अवेल द वीटो इन देयर ओन इंटरेस्ट, तो आपको कहना होगा दे शुड अवेल द वीटो राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक हो गया। सो बाकी इधर वीकनेसेस की लिस्ट है, तो वो आप पढ़ लेंगे, उसमें कुछ टेक्निकल चीज नहीं है, और बाकी क्लास में हमने सजेशंस की भी कई बातें की हुई हैं, कोई भी सजेशंस आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। सो ये मैं नहीं पढ़ा रहा,
Am I clear on these three headings? Sanctions, weakness and suggestions. Semi, yes, okay, great. अब्बास अगर हैं क्लास में अभी तक, तो अब्बास आपने स्टार्ट में क्वेश्चन किया था कि सर हम इंट्रोडक्शन आज क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो शुरू में होना चाहिए था. सो अब्बास, वो रीजन यही थी कि अगर मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा होता फर्स्ट क्लास में, तो बच्चे पहले मैं आपको सैंक्शन सारे सिखाता, फिर मैं आपको सारी वीकनेसेस समझाता, फिर मैं आपको सारे सजेशंस का बताता, तो रिजल्ट क्या होता कि हमारा पूरा लेक्चर जो कि 1 मिनट का है वो 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाता. तो इसलिए मैं आपको आखिर में इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ. अब क्लियर हो गया बस? सही है. तो इस वजह से टीचर को पता होता है कि कौन सी चीज किस टाइम पे पढ़ानी है. ठीक है जी, ये बात समझ आ गई अब आपको? ठीक है जी, आपकी टेंशन भी खत्म हो गई. ओके, अब आ जाते हैं जरा आखिरी चीज जो मैं पढ़ा देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. लाइन ड्रॉ करें, एक साइड पे लिखें प्राइवेट, एक साइड पे लिखें पब्लिक. प्राइवेट और दूसरी साइड पे लिखें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. अच्छा, हाँ मंसूर, आप बच्चे अगर नहीं कर सकते तो आप कोई गूगल से उठा लें नोट्स, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको बाहर जो अवेलेबल होगी वो मैल्कम शाह की किताब अवेलेबल होगी इंटरनेशनल लॉ की, वो भी आप कर सकते हैं. मंसूर, आपने मुझे फेसबुक पे तो मैसेज नहीं किया था. अगर आप वही स्टूडेंट हैं तो फिर देख लें, अगर इनमें से कोई बुक मिल जाए इंटरनेशनल लॉ की तो फॉलो कर लें. ठीक हो गया? अच्छा, ठीक है. ये अजीजा मुहिब जो है, इनके पास किताब है, तो आप इनसे रब्ता कर लें जी पीडीएफ में. ये अजीजा, आपके पास कौन सी किताब है पीडीएफ में? अजीजा, आपके पास पीडीएफ में कौन सी बुक है? बच्चे मुझे जरा काइंडली इसका बता दें. मेलकम शाह बुक आई ऑल्सो हैव. मेलकम शाह इज अवेलेबल इन पीडीएफ. ओके, बस ठीक है. तो आप हाँ मेलकम शाह, आप इनको जरा रब्ता करके तो इनके साथ काइंडली हेल्प कर दें कि इनको पीडीएफ में भेज दीजिएगा. ठीक हो गया? मेलकम शाह. अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं. नेक्स्ट हम कर रहे थे प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरनेशनल. जल्दी करें जी, टाइम की कमी है. अच्छा अजीजा, आपके पास एस के कपूर है? अ, अजीजा बच्चे, आपने एक काम करना है, आप इनको भी सेंड कर दीजिएगा और मुझे भी कर दें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे कह रहे होते हैं सर एस के कपूर अगर पीडीएफ में मिल जाए. तो आप फेसबुक पे हैं मेरे पास? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे मांगते हैं, मेरे पास पीडीएफ में नहीं है. तो ये मैं ऐसे करूंगा. इट्स हाँ ठीक है. अजीज है, ओके. सही है. तो यस टेल मी, आपके पास अजीज, आप ऐसे करेंगे कि मुझे आप मैसेंजर पे सेंड नहीं हो सकती, ठीक है, ईमेल पे कर दीजिएगा मुझे. ठीक है, ओके. आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ईमेल दे दूंगा, आप मुझे उस पर कर दें अजीज. ठीक है, ओके. काइंडली मुझे मैसेज कर दीजिएगा फेसबुक पे जरा क्लास के बाद. ठीक है, फिर मैं आपको रब्ता कर लूंगा, ताकि मैं उसको ऐसे करूँ, उसकी बुक को ग्रुप में रख दूं, ताकि जो स्टूडेंट्स बाहर होते हैं जिनको बुक नहीं मिलती है तो उनको फायदा हो जाए, वो हाँ से जो है ना दोनों बुक्स उठा ले. फिर आप भी मुझे कर दीजिएगा मेलकम शाह वाली, वो भी मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट हो वो ग्रुप से उठा ले. थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन. चले आगे चलते हैं जी. प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जल्दी से आ जाए. प्राइवेट एंड नवीद, ये एस के कपूर की किताब है. चलें टाइम आ जाते. प्राइवेट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या और पब्लिक क्या है? किताब में आपके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो बड़े आसान है, मैं सिर्फ उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा. जरा सुन ले प्राइवेट और पब्लिक होता क्या है. देखें, पहले लेम एंड कॉन्सेप्ट, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं सारा, ये जो हमारा सिलेबस है जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, ये जरा मैं लेम एंड कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, फिर आगे एक्सप्लेन करूंगा. और जो हम नहीं पढ़ रहे, दैट इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. सो हमारा जितना सिलेबस मैंने आपको फर्स्ट क्लास में लिखवाया था, दिस इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, नॉट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. अब जरा समझते हैं है क्या. देखिएगा जरा. फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में बताने लगा हूँ. ये अब आप पॉइंट्स खुद नोट करेंगे. ठीक है जी, सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, किताब में पॉइंट्स दिए हुए हैं. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ये है कि फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन एंटिटी, मैं वर्ड यूज करूं फॉरेन एंटिटी. फॉरेन एंटिटी मीन कि जो फॉरेन फर्म है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन इंडिविजुअल है, कोई भी है, लेट्स से अमेरिकन है, वो पाकिस्तान में आता है. कोई भी फॉरेन एंटिटी पाकिस्तान में आती है और वो सिविल रॉन्ग कमिट करती है. सिविल रॉन्ग, अगर वो क्राइम करती है तो उसको कहते हैं वॉलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ. और अगर वो सिविल लॉ की वॉलेशन करती है तो हम कहते हैं वॉलेशन सिविल रॉन्ग, हम उसको कहते होते हैं. ठीक है, उसको क्राइम नहीं कहते होते. सो
वो वॉयलेशन ऑफ सिविल लॉ करती है। कोई भी फॉरेन एंटिटी पाकिस्तान में आके वॉयलेशन ऑफ सिविल लॉ करती है, क्रिमिनल लॉ नहीं, तो उसके ऊपर जो लॉ अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ठीक है जी। मतलब पाकिस्तान में अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन, पाकिस्तानी नेशनल अगर पाकिस्तान के सिविल लॉ को वॉलेट करेगा तो उसके ऊपर पाकिस्तान का सिविल लॉ अप्लाई होगा। लेकिन कोई फॉरेनर अगर बाहर से आके सिविल लॉ वॉलेट करेगा तो उसके ऊपर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा। और अगर वो क्रिमिनल लॉ वॉलेट करेगा तो पाकिस्तान का ही क्रिमिनल लॉ अप्लाई होगा, जो पाकिस्तान के अपने सिटीजन पर अप्लाई होता है। ठीक हो गया। अब जो पाकिस्तान के सिटीजन पर अप्लाई होता है वो सिविल लॉ कहलाता है, और वही सिविल लॉ की वॉलेशन अगर फॉरेनर आके करता है तो उसके ऊपर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है। ठीक हो गया। सो मतलब ये हुआ एग्जैक्ट ऐसे ही है फिजा कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो स्टेट खुद बनाती है। मतलब पाकिस्तान प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान का पार्लियामेंट बनाएगा, इंडिया में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इंडिया का पार्लियामेंट बनाएगा, सेम फॉर अमेरिका, सेम फॉर यूके। सो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज अ पार्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ। लेकिन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ, इट मेनली डिराइव फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कस्टम मेनली। बाकी और सोर्सेज भी आपको पता है बट मेनली इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कस्टम्स। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है इट इज अ पार्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ, पब्लिक इज नॉट। ठीक है जी। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक सिविल लॉ की वॉलेशन की लेट से 5 लाख जुर्माना है, तो इंडिया में मे बी 6 लाख होगा, अमेरिका में 10 लाख होगा। इट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्यों? क्योंकि हर स्टेट अपना बनाती है। लेकिन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है सेम फॉर ऑल स्टेट्स। लॉज ऑफ सी सबके लिए सेम है, लॉज ऑफ एयर सबके लिए सेम है, इंटरवेंशन के लॉज सबके लिए सेम है। सो कहने का मतलब है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सेम फॉर ऑल स्टेट। सो ये 3-4 डिफरेंसेस हैं, आपकी किताब में लिखे हुए होंगे। ठीक हो गया। सो मेन डिफरेंस ये है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो फॉरेनर को डील किया जाता है सिविल वॉलेशन में, जबकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो तमाम स्टेट्स के लिए बनता है मेनली। ठीक हो गया। क्लियर जी। जल्दी से, हमारे पास टाइम कम है, मैं चाह रहा हूँ नमाज से पहले हम सिर्फ 10 मिनट और भी थोड़ा सा पढ़ लें। ओके जी। अब दूसरा जो मैं टॉपिक पढ़ाने लगा हूं वो थोड़ा लेंथी है और हमने भी ब्रेक लेनी है, तो उसको मैं थोड़ा स्किप करता हूँ, वो ब्रेक के बाद करेंगे। लिखिए जी हेडिंग बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हेडिंग दे बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ बस 10 मिनट में, इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट लेक्चर में बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको याद भी होगा, पहला था नेचुरलिस्ट, आपको याद होगा, दूसरा है पॉजिटिविस्ट। ठीक हो गया। ग्रोशियस नहीं था, क्योंकि ग्रोशियस मैंने कहा था वो उन दोनों को मिलकर कहता है लॉ बनता है। अब वो नेचुरलिस्ट को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, हमारा फर्स्ट लेक्चर था ही, उस पर दोबारा नहीं करूंगा। ग्रोशियस पॉजिटिविस्ट जो है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एंड अगेन मेंशन एट अब्बास के, देख लें हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं तो हमें कितना बेनिफिट हो रहा है। अब आपकी किताब में एक चीज बता दूं, 4 बेसिस और लिखी हुई हैं। ठीक है जी, 4 थ्योरीज उसने लिखी हुई हैं, लेकिन ये मैं आपको कैटेगरिकली मेंशन कर रहा हूं और प्लीज इनको अलग नहीं लिख लेना है। दे आर एक्चुअली सब पार्ट ऑफ पॉजिटिविस्ट, उनमें से 3 पॉजिटिविस्ट हैं। जरा अभी आपको पता लग जाएगा, सिर्फ लिख ले फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थ्योरी ऑफ कॉन्सेंट देखिए जरा, थ्योरी ऑफ कॉन्सेंट। अगली लिखें ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। ऑटो AUTO, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। तीसरी पेक्टा संड सर्वांडा, पेक्टा संड सर्वांडा। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये तीनों नई बेसिस नहीं है। पहले मैं आ जाता हूँ थ्योरी ऑफ कंसेंट। किताब में एक पेज की एक पैराग्राफ की, खुद ही पढ़ लीजिएगा, 1-2 पैराग्राफ की। थ्योरी ऑफ कंसेंट क्या है कि तमाम लॉ स्टेट्स के कंसेंट से बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है, याद है आप लोगों को? पॉजिटिविस्ट ने। नेचुरलिस्ट ने कहा था रीजनिंग के थ्रू बनते हैं, रैशनल थिंकिंग। आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, पॉजिटिविस्ट ने कहा था कॉन्सेंट से बनते हैं। तो थ्योरी ऑफ कॉन्सेंट कोई नई बेस नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिविस्ट। तो आप इसको एज अ सब हेडिंग पॉजिटिविस्ट लिखेंगे। ऑटो लिमिटेशन थ्योरी ये भी यही कहती है, जब आप पढ़ेंगे, स्टेट्स अपनी सॉवरेनिटी को अपने कॉन्सेंट से लिमिटेड कर दिया है। मतलब मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ में स्टेट्स ने अपनी सॉवरेनिटी को अपने कॉन्सेंट से लिमिट कर दिया है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ आल्सो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट।
पेक्टा सन सर्वांडा मैं पढ़ा चुका हूँ, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट। तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये तीनों नई थ्योरीज नहीं है, बल्कि ये तीनों थ्योरी जो है फर्दर सब हेडिंग्स हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट की। तो पेपर में काइंडली इनको अलग नहीं लिख लीजिएगा, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आखिरी लिखें वो ये आप अलग लिख सकते हैं, बेशक लिखिए जरा थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये आप अलग लिखेंगे, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉजिटिविस्ट। थ्योरी ऑफ फंडामेंटल, लास्ट बचे है हारून पेक्टा सेंट सर्वांडा, पेक्टा सेंट सर्वांडा। अच्छा, आखिरी लिखिए थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है ये जरा सुन ले, बड़ी आसान है। ये कहती है जिस तरह इंसानों के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इस तरह स्टेट्स के भी फंडामेंटल राइट्स हैं। और जिस तरह स्टेट में फंडामेंटल राइट्स से लॉ डिराइव होते हैं, इसी तरह इंटरनेशनल लॉ में भी फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्टेट से लॉ डिराइव होते हैं। मैं अब जरा डिफरेंस करने लगा हूं। नेचुरलिस्ट कहते हैं कोई भी लॉ बनता है रीजन की वजह से। पॉजिटिविस्ट कहता है कोई भी लॉ बनता है कॉन्सेंट की वजह से, हमने पढ़ा हुआ है। ये कहते हैं कोई भी लॉ बनता है फंडामेंटल राइट्स की वजह से। मसलन जरा देखिएगा, ये पहले समझा दूं फिर इनके कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। पहले एक लेमन कॉन्सेप्ट देखिए जी, राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट। इससे कौन सा लॉ बन गया? दफा 302 पीपीसी, सजाए मौत जी। जो किसी की जान लेगा उसको सजाए मौत दी जाएगी, इलीगल अगर लेगा तो वो सजाए मौत दी जाएगी। तो ये जो हम दफा सेक्शन 302 बना हुआ है, ये एक लॉ है। ये किससे बना है? किस फंडामेंटल राइट से? राइट टू लाइफ से। इसी तरह इंटरनेशनल लॉ में भी फंडामेंटल राइट्स हैं एक स्टेट के। फॉर एग्जांपल सेल्फ डिफेंस इज अ फंडामेंटल राइट। तो इससे कौन सा लॉ बन गया आपको याद है? आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर। इसी तरह हर स्टेट का फंडामेंटल राइट है क्या? नॉन इंटरवेंशन इन द अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट। नॉन इंटरवेंशन इज अ फंडामेंटल राइट। क्या आपका ये राइट है कि आपके मामलात में इंटरवीन ना किया जाए। इससे कौन सा लॉ बन गया? आर्टिकल 24, आर्टिकल 27। सो ये जिस तरह नेचुरलिस्ट कहते हैं लॉ आर्टिकल 24, 27 रीजनिंग से बना है, पॉजिटिविस्ट कहते हैं आर्टिकल 24, 27 कंसेंट ऑफ स्टेट्स की वजह से बना है, या कोई भी लॉ, सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे इनका नाम ले रहा हूँ, इन लॉ को मेंशन कर रहा हूँ। तो इसी तरह थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाले कहते हैं कि ये लॉ बना है विद दी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, कि एक स्टेट का फंडामेंटल राइट्स था, वहां से वो लॉ बन गया। एम आई क्लियर ऑन दिस थ्योरी? यस सेमी, जल्दी से बताएं मुझे। ओके ठीक है जी। अच्छा, अब आप एक हेडिंग दे दें और फिर हम ब्रेक करते हैं। आप एक हेडिंग दे दें और फिर ब्रेक करते हैं। हेडिंग हम क्लास 15 मिनट्स की ब्रेक होगी हमारी, जस्ट एग्जैक्ट 7:45 हम इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट कर देंगे, बस नमाज पढ़ के आते हैं। आप ये हेडिंग दे दें और ये हेडिंग हम आते ही करेंगे। लिखिए, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज लॉ और नॉट। वेदर इंटरनेशनल लॉ इज लॉ और नॉट। ठीक है जी, इन ट्रू सेंस, इन ट्रू सेंस।